तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और दोस्तों आज है 15 दिसंबर और आज जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम एनसीईआरटी शुरू करें, तो आप लोगों का भी जवाब था कि हाँ एनसीईआरटी शुरू की जाए। और मेरा एनसीईआरटी शुरू करने का पर्सनल मकसद भी है कि चैनल पे तो ठीक है आप लोग पढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है कि सबको ज़रूरत ही होती है एनसीईआरटी की। हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ज़रूरी है। लेकिन जो मेन मकसद मेरा है कि मेरे स्कूल की जो बच्चियां हैं, मेरी एक्चुअली गर्ल्स स्कूल है, और मेरे स्कूल की जो बच्चियां हैं उनके लिए मैं स्पेशल हर एक क्लास की ज्योग्राफी कवर करना चाहती हूँ कि मैं जितनी क्लासेस में पढ़ा पाती हूँ उतना ठीक है। जिनमें मैं नहीं जा पाती हूँ, नहीं पढ़ा पाती हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, वो मेरे चैनल के थ्रू पढ़ पाएँ। इससे क्या होता है, चलो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर कोई बच्ची, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं कभी स्कूल में, और बहुत सारे बच्चों को रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो मेरी एक गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक इनोवेशन होगा कि मैं अपने, क्योंकि बच्चों को ना आदत पड़ जाती है कि जिस मैम से पढ़ रहे हैं, जिस सर से पढ़ रहे हैं, उन्हीं से उनको अच्छा समझ में आता है उनका। तो कि मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक इस स्कूल में हूँ तब तक मैं अपना 100% दूँ, और हर एक बच्चा जो ज्योग्राफी, मतलब वैसे तो 9 से ही शुरू होती है मेन, तो जैसे कि सोशल साइंस है और सोशल साइंस में ज्योग्राफी की अलग बुक चलती है, तो वहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, और मैं क्लास में उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ जितना, उतना मैं चैनल के थ्रू दे दूँगी। क्लास में तो है ही, बाकी लोग रिवीजन भी करते रहेंगे और उनकी पढ़ाई आई एम श्योर कि बेटर ही होगी। पहला मकसद वो है। और सेकंड मकसद ओब्वियसली चैनल पे, जैसा मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा ग्रो भी करना है और थोड़ा वाइड लेवल पे भी चलना है। आरएएस के अलावा भी कुछ और चीज़ें लेके चलेंगे। आरएएस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग चलती रहेगी और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें लेके चलेंगे। तो उसमें मेरा फर्स्ट ये है कि एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं 9th के एनसीईआरटी से। और 9th के एनसीईआरटी में क्योंकि हमारा जो बेस लेवल है, हम हर एक एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें सारी एनसीईआरटी की बुक्स, लाइक ज्योग्राफी ही नहीं, ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक्स भी, हर एक सब्जेक्ट हमें अगर शुरुआत किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करनी है तो हमें यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं, मतलब आप लोगों के लिए तो है ही है, और मेरे स्कूल के बच्चों के लिए भी, कि उनका बेस इतना शानदार हो जाए कि आगे जब वो कंपटीशन एग्ज़ाम में उतरे तो उनके लिए मेरे वीडियोस भी हमेशा अवेलेबल रहे, और मतलब उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। इसलिए भी मैं चाह रही हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ चैनल पे भी उनके लिए स्पेशल कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये सिलेबस है एनसीईआरटी 9th क्लास की का, जिसमें 6 ही लेसन है। क्योंकि आपको पता है 9th में सोशल साइंस के आई थिंक शायद 4 या 5 किताबें हैं। 4 या 5 किताबों में इकोनॉमिक्स भी है, राजस्थान भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 6 लेसन है। और हम इसके बाद में 9th क्लास के एनसीईआरटी, उसके बाद में हम 10th क्लास के एनसीईआरटी, फिर 11th की, फिर 12th की, ये पांचों ज्योग्राफी की है ना। और ज्योग्राफी के बाद में हम चलेंगे पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस के बाद में हम अदर सीरीज लेते रहेंगे, जैसे आगे चलते रहेंगे, है ना। बेसिक बेसिक हमारा यहीं से हम क्लियर करना शुरू करेंगे। उसके बाद में मेरा एक और है कि लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटिकल की, वो भी मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, पॉलिटिकल बहुत कम लोगों को समझ में आती है, तो लक्ष्मीकांत से बेटर बुक कुछ हो ही नहीं सकती। बट उससे पहले हम अपना बेस क्लियर करेंगे, बेसिक जो है हमें अच्छे से आने चाहिए। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत करी है। अब देखो, एनसीईआरटी में भारत का आकार और स्थान, ये समझाने से पहले ना मैं आप सभी लोगों को, मतलब जो भी नए अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आए हैं उनको, और जो मेरे बच्चे हैं 9th क्लास के उनको, सीधी मतलब कुछ सिंपल चीज़ें जो हमें फर्स्ट ही लेसन में पढ़नी पड़ेंगी वो आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। तो आज लेसन नहीं खोलेंगे, आज आपको सिंपल सिंपल चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले तो देखो, दिशाएं क्या होती हैं, दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, है ना। तो हम जैसे ये खड़े होते हैं, हमारे सर के ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। पैरों की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। जो हमारा दायां हाथ है, हमेशा हमारे दाएं हाथ की तरफ दिशा होगी पूर्व, और हमारे बाएं हाथ की तरफ दिशा होगी पश्चिम। ठीक है, तो कई बार बच्चों को, और बच्चों को क्या, बड़े हो जाते हैं जब तक दिशाओं में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये पूर्व है पश्चिम है ना, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और अगर आप बेसिक लाइफ में देखना चाहो तो सूरज हमेशा पूर्व में उदय होता है। आप जहाँ भी रहते हैं तो पूर्व में जिस तरफ से सूरज उदय हो रहा है वो दिशा पूर्व मानिए, जस्ट उसकी उल्टी पश्चिम मानिए, और मतलब फिर आप उत्तर दक्षिण का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये उत्तर होगी और ये दक्षिण होगी। ठीक है,
और हमेशा जब हम मैप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। और ज्योग्राफी बिना मैप के अधूरी है। अधूरी मतलब जीरो है अगर बिना मैप के हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो ज्योग्राफी के लिए मैप, दिशाओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें तो उत्तर पूर्व, जैसे कि उत्तर के अगर ये वाली दिशा देखेंगे तो वो हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये वाली उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये वाली देखेंगे वो हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये वाली अब नीचे दक्षिण है तो दक्षिण के इधर वाली दक्षिण पूर्व, दक्षिण के इधर वाली दक्षिण पश्चिम, है ना। इनके बीच वाली दिशा भी आप निकाल सकते हो, मतलब कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। दिशाओं के आगे हम चलते हैं तो ज्योग्राफी में दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बहुत सारे लोग बहुत मतलब आगे तक चले जाते हैं बट ज्योग्राफी का बेसिक जो नॉलेज होता है वो नहीं होता है हमें, है ना। सबसे पहले हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, पूरा गोला है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पृथ्वी में किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि हम कैसे दर्शाएंगे कि भारत कहाँ पे है, स्थिति बताने के लिए हमने पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा है। जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज मतलब ये पड़ी हुई रेखाएं, मतलब, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो भी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ये वाली, ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर। तो समझ गए, जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये वाली, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती है। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे जो भी ये खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर, और जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो कि अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पर कितनी हैं और देशांतर रेखाएं पूरी पृथ्वी पर कितनी हैं, और क्यों हम अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं और क्यों हम देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को फिक्स दो भागों में बांटने के लिए, आधी पृथ्वी को बांटने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक रेखा खींच देंगे। अब ये है तो अक्षांश ही क्योंकि क्षैतिज रेखा है, इसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। या तो हम बोलेंगे विषुवत रेखा या हम बोलेंगे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश के ही नाम है, ठीक है। तो पहले ये याद कर लीजिए कि जो भी रेखा पृथ्वी को बीचों बीच, उत्तर और दक्षिण, अब इसके जो 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग है, हमेशा सर के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तर, और 0 डिग्री के दक्षिण वाला भाग क्या कहलाएगा, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिण, है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा गोला है, और गोले का ऊपर वाला भाग जो 0 डिग्री से ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री से नीचे है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। अब अगर आपको पूछना, कोई पूछे उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, तो आराम से बता दोगे उत्तरी गोलार्ध कौन सा और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी और 0 डिग्री के दक्षिण वाला, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब जो 0 डिग्री है ये है, ठीक है। अब 0 डिग्री से अक्षांश रेखाएं टोटल हैं 181। पूरे ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181। कितनी देशांतर रेखाएं हैं वो हम बाद में चलेंगे, पहले अक्षांश देख लीजिए। 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब अगर बीच में 0 है तो हम यहाँ पे 90 तक जाएंगे, यहाँ पे हम 90 तक आएंगे। देखो ये उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध के 90 डिग्री वाले बिंदु को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और 0 डिग्री के जो नीचे की तरफ 90 डिग्री है, 0 डिग्री के जो नीचे की तरफ जाते हैं हम, तो इसके जो दक्षिण वाला भाग है, मतलब यहाँ वाला जो 90 डिग्री है उसको बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुव बहुत ठंडे होते हैं, यहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है, तो ये वाला उत्तरी ध्रुव है और ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि बीच में तो 0 है, ऊपर 90 पर ख़त्म हो रहे हैं और नीचे 90 पर ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में क्या आएंगे, वही 1 2 3 4 ऐसे करके लास्ट तक 90, है ना। और ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 ऐसे करके लास्ट तक 90। तो 90, 0 डिग्री के नीचे की तरफ 90, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 90, कितने हो गए, 180। और एक खुद 0 डिग्री, तो कितनी टोटल रेखाएं हो गई भाई, कितनी टोटल रेखाएं हो गई, 181 टोटल अक्षांश रेखाएं हो गई। इतना समझ में आ गया कि 0 डिग्री के ऊपर 90, 0 डिग्री के दक्षिण में नीचे की तरफ 90 और खुद एक 0 डिग्री, तो कितनी रेखाएं हो गई टोटल अक्षांश रेखाएं, 181। 180 नहीं बोलना है, 0 डिग्री को भी तो गिनेंगे ना अपन, तो 181,
ठीक है, अक्षांश रेखाएं हो गई। अब अक्षांश रेखाओं को कुछ नाम भी हमने दिए हैं। 0 डिग्री का तो आपने नाम पढ़ लिया है ना, क्या है 0 डिग्री का नाम? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। दूसरी का नाम है 66.5 डिग्री, तीसरी का नाम है 90 डिग्री। 66.5 डिग्री को वैसे हम 66.5 ही बोलते हैं, और कहना चाहो तो आप आर्कटिक व्रत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर्कटिक व्रत। तो 23.5 का नाम तो क्या है भाई? 23.5 का नाम तो है कर्क रेखा। 66.5 का नाम क्या है? आर्कटिक व्रत। ठीक है, और 90 डिग्री का नाम तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उत्तरी ध्रुव है। तो 23.5 को क्या बोला हमने? कर्क रेखा। 66.5 को बोला हमने आर्कटिक व्रत, और 90 को हमने बोला उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये 90 तक कंप्लीट हो गई। अब नीचे की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री आएगी। 23.5 डिग्री को हम बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। अब 66.5 को हम क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका व्रत। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका व्रत, है ना। और 90 को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव है। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव है। तो इतना तो समझ में आ गया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। 66.5 डिग्री उत्तरी को आर्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिका व्रत। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी को उत्तरी ध्रुव है, और 90 डिग्री दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव है ना। ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं को तो भूल जाओ, कितनी है अक्षांश रेखाएं? 181 है। अब उनको भूल जाओ। अब हम चलते हैं देशांतर रेखा पर। अब पृथ्वी को ऐसे वाले तो हमने बांट लिया था उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब पृथ्वी को हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भी तो बांटेंगे, है ना। कैसे डिसाइड करेंगे कि इधर से इधर वाली दिशा पूर्वी होगी, इधर से इधर वाली पश्चिमी होगी? तो ये हमने ऐसे खड़ी रेखा खींच दी पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक है, अब इधर आपको कौन सी दिशा है भाई? पश्चिमी दिशा है। और इधर कौन सी दिशा है भाई? इसके इधर वाली सारी पूर्वी कहलाएगी। तो 0 डिग्री से ये इधर वाला भाग है, ये तो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। अब इंडिया की स्थिति बताऊं कहाँ है? देखो, ये वाला जो भूमध्य रेखा थी वो क्या बांट रही थी? उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। और ये वाली जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ये किस में बांट रही है? पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया है यहाँ पे लगभग। इंडिया यहाँ पे कैसे पता चला मुझे? 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा बताई थी ना मैंने, वो इंडिया के लगभग बीच से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री लगभग यहाँ से गुजरेगी, तो ये इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया कौन से गोलार्ध में हुआ? सबसे पहले आप गोलार्ध समझिए। इंडिया कौन से गोलार्ध में हुआ भाई? सबसे पहले देखो आप, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो ये तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी ना, तो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब ये देखो कि पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में? तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, देशांतर रेखा के पूर्व में है कि पश्चिम में है? तो भाई ये देखो पूर्व में है ना, पूर्व में है ना, ये पूर्व दिशा है। तो कौन सा गोलार्ध हुआ? अपना ये वाला गोलार्ध हो गया। ये अपना गोलार्ध है जिसमें भारत स्थित है। तो कौन सा गोलार्ध है भाई? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो आपको अगर पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या कहोगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं देशांतर कितने हैं टोटल, है ना। अक्षांश कितने गिने हमने? 181। अब देशांतर जो है वो टोटल है 360। कितने हैं? 360। ये एक बीचों बीच हमने खींच दिया, इसको हमने नाम दिया है 0 डिग्री। जैसे हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा को बोला था ना अक्षांश को, इसमें भी हमने बोला 0 डिग्री देशांतर रेखा, और या फिर इसे हमने नाम दिया ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दिया? ग्रीनविच रेखा। क्यों बोला हमने ग्रीनविच? क्योंकि यह ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है ना। ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री यहाँ से है, इधर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके 180 डिग्री तक इधर, और इधर भी सेम 1 2 3 4 180 डिग्री तक इधर। तो कितनी हो गई भाई? आप गिनो। 180 इधर देशांतर, इधर 180 देशांतर। 180 और 180 360 हो गए। 360 हो गए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 360 तो हो गए, पर आपने तो मैडम इधर तो अक्षांश रेखा गिनी थी ना। आपने तो बोला था 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण प्लस एक अक्षांश रेखा, तो उनको तो 181 कर दिया था। इधर तो आप यही बोल रहे हो कि देशांतर रेखा 360 ही है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो पीछे की तरफ देखो, ये
एक मिनट, ये हमारा गोला और ये मैंने खींची ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के जस्ट पीछे, गोले को उल्टा घुमा लेंगे ना, उसके जस्ट पीछे है 180 डिग्री रेखा। ठीक है, मतलब पूरे गोले में फैली हुई है देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे करके। तो जैसे 180 डिग्री इधर है ना। अब हमने क्या बोला, 180 इधर जा रही है, 180 इधर जा रही है। तो जो 180 है ना, जो 0 डिग्री के जस्ट पीछे, वो एक ही 180 है, ना कि दो 180 है ना। जैसे कि 90 तो इधर भी था और 90 तो इधर भी था, पर ये जो 0 डिग्री ये गोले होते हैं, ये ऐसे मिल जाएगी 0 डिग्री 180 से ऐसे मिल जाएगी। तो आगे वाले को तो बोल देंगे हम 0 डिग्री, और पीछे वाली 180 जो है ना, वो दो नहीं है, एक ही है। मतलब इधर भी जाके 180 तक हो जाएंगी, इधर भी जाके 180 तक हो जाएंगी। तो 180 एक ही हो गई, इसलिए टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई, 360 हो गई, ना कि 361 हो गई। क्योंकि उसमें तो 90 90 दो था प्लस 0 1, लेकिन इसमें 180 एक ही है ना। 180 पे एक ही जगह आके खत्म हो जाती है देशांतर रेखाएं, इसलिए 180 और 180 कितने हो गए भाई, 360 हो गए। ठीक है, अब समझ में आ गया देशांतर रेखाएं कितनी है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं जो हैं, अक्षांश रेखाओं का तो काम क्या है भाई। अक्षांश रेखाएं तो हमें क्यों, किसी भी स्थान की देखो स्थिति जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज करते हैं। ठीक है, अब किसी भी स्थान पे समय जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे, समय जानने के लिए हम यूज करते हैं अक्षांश रेखाओं का, है ना। हमने ये बोला, अब इंडिया की स्थिति जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, तो इसमें इंडिया का समय निकालना बताया जाएगा हमें। इंडिया का समय कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कि ये जो पृथ्वी है पूरी, इसमें जो 0 डिग्री है, ये कौन सी 0 डिग्री, देशांतर, जिसे हमने क्या नाम दिया, ग्रीनविच। इस ग्रीनविच पर जो भी टाइम होगा ना, इस ग्रीनविच पर जो भी टाइम होगा वह विश्व का समय माना जाएगा। मतलब इस ग्रीनविच को प्रधान यामोत्तर रेखा नाम दिया गया है, विश्व की प्रधान यामोत्तर रेखा। क्यों भाई, देखो 0 डिग्री देशांतर पे टाइम होता है, हर एक देशांतर पे ना 4 मिनट का अंतर होता है टाइम का। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। मतलब 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजे होंगे तो 1 डिग्री देशांतर पे 12:04 हुई होंगी, 2 डिग्री देशांतर पे 12:08 हुई होंगी, 3 डिग्री देशांतर पे 12 बज के उसमें फिर 4 जोड़ दो, 12 मिनट हुई होंगी, है ना। ऐसे ही जैसे हमने विश्व का एक प्रधान यामोत्तर रेखा मानी है, किसे मानी है, 0 डिग्री को मानी है, ऐसे ही हर एक देश की अपनी एक प्रधान यामोत्तर रेखा होती है। और भारत की हमने प्रधान यामोत्तर रेखा मानी है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या मानी है हमने, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मतलब देखो भारत की स्थिति यूं है, अगर भारत, जो भी देश ज़्यादा देशांतरों में फैला हुआ होता है ना, ऐसे ऐसे मान लो भारत यूँ है, यहाँ से 82.82 डिग्री गुजर रही है हमारे, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने हमारा प्रधान यामोत्तर रेखा मानी है। मतलब हमारे 82.82 डिग्री पर जो टाइम होगा ना, वही सारे भारत का टाइम माना जाएगा। सारे भारत का टाइम कौन सा माना जाएगा, क्योंकि देखो इधर तो सूर्य जल्दी उग जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि सूर्य किस दिशा में उदय होता है भाई, पूर्व में दिशा उदय होता है। तो सूरज तो इधर से चलेगा ना, इधर उग जाएगा, लेकिन गुजरात में तो लेट उगेगा सूरज, है ना। तो यहाँ पे तो जल्दी 5 बज जाएंगे और यहाँ पे लेट 5 बजेंगे। पर क्या आपने कभी सुना है कि गुजरात में आप फ़ोन करके पूछ रहे हो कि हमारे तो सुबह के 5 बज गए हैं, आपके कितने बजे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हमारे तो अभी 3 ही बजे हैं, क्योंकि हमारे तो अंधेरा हो रहा है। नहीं होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि भाई हमने बोला है कि हम एक ही देश में रहते हैं और हम अपना एक ही समय डिसाइड करेंगे। ये नहीं है कि पूरे देश की घड़ियां अलग अलग समय दिखाएंगे। इसलिए हमने कहा कि हमारे 82.82 डिग्री की रेखा जो इलाहाबाद, जिसका अब नाम कर दिया गया है प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी शहर से होकर गुजरती है। इस नैनी शहर की घड़ी में जितने बजे होंगे ना, वो ही बजे पूरे गुजरात में भी वही बजे होंगे, कन्याकुमारी में भी वही बजे होंगे, और जम्मू कश्मीर में भी वही बजे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी वही बजे होंगे। ये हमारा किसका काम है, ये काम है हमारे ये देशांतरों का। देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय ज्ञात करते हैं। जैसे कि ये जो 0 डिग्री है ना, और इंडिया कहाँ स्थित है, हमने बोला लगभग यहाँ स्थित है। इंडिया का समय कितना माना हमने, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इंडिया का प्रधान समय है। और विश्व का प्रधान समय 0, मतलब 0 पे तो कुछ और बजा होगा, 82.82 पे कुछ और बजा होगा। क्यों, क्योंकि 0 से 82 के बीच में चलते हैं, तो 82 तो देशांतरों का अंतर हो गया ना, 82 देशांतरों का अंतर हो गया। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करके ही तो हम 82 तक पहुँचे। लेकिन इंडिया के समय में और
मतलब इसके 82.5 डिग्री, और ग्रीनविच शहर मतलब विश्व के समय में अंतर कितना होता है। देखो अंतर हमारा जो समय है ना 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। किस समय से? जो 0 डिग्री पर जितने बजे होंगे। मान लो 0 डिग्री पर अगर अभी 12 बजे है ना, तो इंडिया में कितने बजे होंगे? 5.5 घंटे जोड़ दो, मतलब 6 बजकर 30 मिनट बजे होंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि हर एक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ जाता है या घट जाता है, मतलब एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, किस तरफ जाते हैं तो उदय होता, मतलब घटता है। देखो ये जो 0 डिग्री है, इसके जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ाएंगे, इसके जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट घटाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सूर्य उदय किस दिशा में होता है? पूर्वी दिशा में होता है, इसलिए जल्दी समय, मतलब सूरज दिन कब उगेगा, किधर जल्दी उगेगा? पूर्व दिशा की तरफ। इसलिए हमेशा पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होगा? समय कम होगा। इसलिए अमेरिका का समय तो हमसे पीछे होगा और इंडिया का समय अमेरिका से आगे हो जाएगा, है ना। और ब्रिटेन से हमारा कितना, क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्रीनविच ब्रिटेन का एक शहर है ना। और ग्रीनविच में मान लो कितने बजे हैं अभी? 12 बजे हैं, तो इंडिया में कितने बजे होंगे? उससे फिक्स 5.5 घंटे आगे कर दो, इंडिया में कितने बजे होंगे? 6:30 बजे होंगे। इस तरह से बेसिक हम समय निकालते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समय निकालना, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत की प्रधान समय रेखा क्या है, विश्व की प्रधान समय रेखा क्या है, कुछ कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक है। अब हम कल से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, भारत का आकार और स्थान। तो दोस्तों आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ वैसे ही मतलब यहाँ शुरू करेंगे। मुझे पता है आप लोग कंपटीशन में हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नए आते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है। तो मतलब आई होप कि उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो बताइएगा, बाकी कल से हम अपने लेसन स्टार्ट करेंगे। भारत का आकार और स्थान, बिल्कुल इसमें हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं काम आने वाली है, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ये समझाया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।